हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जमर एजुकेशन पॉइंट में। जारी है नॉन स्टॉप क्लासेस। हम लेके आए हैं बायोकेमिस्ट्री का सेकेंड सीरीज़। 100+ एमसीक्यूज होने वाले हैं, जो कि लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट्स, लैब अटेंडेंट्स, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, ड्रेशर सभी के इसमें बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वही क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो संभावत हो या उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको होने वाली एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं आगे की सीरीज़। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दे। ठीक है, जो आपके रिलेटेड में जो अटेंडेंस की तैयारी कर रहे हैं या नर्सिंग स्टाफ की या फार्मासिस्ट की, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है वो इसी लेवल में हमने इंक्लूड किया गया है। तो उन लोगों को भी शेयर कर दे ताकि जो होने वाली एग्ज़ाम्स में उनको भी थोड़ा हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे डिस्प्ले पे आता है तो आपके अंकित के रूप में आप भी इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप उसको सोल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर भी जो गलती होगी वो वहाँ पर आपको दोहराना नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रोटीन प्रेजेंट इन हेयर। ठीक है, तो सभी को पता है कि जो नाखून और हेयर्स में एक ही प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, अलग अलग रूप में हर एक चीज़ में अलग अलग फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे मिल्क में लैक्टोज है, फलों में फ्रुक्टोज है। ठीक है, या जो हनी होती है, जो सबसे मीठा शुगर हमने बताया था, वो सुक्रोज है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, क्योंकि जो सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का बना होता है। अब जो सुक्रोज किस में होता है, हनी में। हनी मतलब शहद। शहद क्या होता है, जो मधुमक्खियाँ कहाँ से लेके आती है, वो फलों के रस से। तो फलों में क्या होता है, फ्रुक्टोज, इसीलिए वो जो बना होता है वो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का बना होता है, सुक्रोज। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें सारी डिटेलिंग में पढ़नी है। तो हम ये जो क्लासेस लेके आए उसमें भी थोड़ी डिटेलिंग बताई गई है और ऐसे एमसीक्यूज शामिल किए गए जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं। जैसे हम बताते हैं कि हेयर और नाखून में एक ही प्रकार का प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, हर एक ब्लड का प्रोटीन अलग होता है, हेयर्स का प्रोटीन, मसल्स में, कार्डियक मसल्स में, तो हर एक चीज़ में, बोन्स में अलग प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो वही चीज़ें हम यहाँ पर पूरी तरीके से आपके डाउट क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कैरेटिन दिया हुआ है, इलास्टिन दिया है, मायोसिन दिया है और ट्रोपोकोलेजन दिया हुआ है। तो ये सारे के सारे प्रोटीन हमारी बॉडी में अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम इसका राइट आंसर देखेंगे। तो आपके हिसाब के इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। जो इसका जो राइट आंसर होने वाला बालों, ठीक है, बालों और नाखूनों में जो प्रोटीन मौजूद होता है वो कैरेटिनाइज होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें नाखून में कैरेटिनाइज टिश्यू भी होते हैं। ठीक है, तो कैरेटीन का जो फॉर्म में होता है जो प्रोटीन। ठीक है, जैसे ब्लड की बात आती है तो ब्लड में किस टाइप का होता है, वो ग्लोबिलिन। ग्लोबिलिन क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, तो ग्लोबिलिन के फॉर्म में ब्लड में है। जैसे जो इलास्टिक टिश्यू या इलास्टिन बोन है हमारे, ठीक है, इलास्टिक टिश्यू तो इलास्टिन प्रोटीन उसमें प्रेजेंट होता है। मसल्स की बात करें तो उसमें मायोसिन्स। ठीक है, और जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं उसमें ट्रोपोकोलेजन प्रोटीन मौजूद होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इससे क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, अगर मसल्स के बारे में कि मसल्स के अंदर कौन सा टिश्यू, कौन सा प्रोटीन, किस फॉर्म में प्रोटीन प्रेजेंट होता था, मायोसिन। ठीक है, और जो इलास्टिन टिश्यू है, जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं उसमें इलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से चारों ऑप्शन हमें पढ़ना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बना सकता है। कैरेटिनाइज से भी बन सकता है, इलास्टिन से भी बन सकता है, मायोसिन से भी बन सकता है और ट्रोपोकोलेजन से भी बन सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था ब्लड में क्या हमारा ग्लोबिलिन, ग्लोबिलिन क्या है, एल्बुमिन, ग्लोबिलिन, ये प्रोटीन फॉर्म है। तो वो ग्लोबिलिन फॉर्म में ब्लड के अंदर होता है। कैरेटिन नाखून और हेयर्स में, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, नाखून और हेयर्स दे सकता है तो आपको कैरेटिन ही लगाना है। ठीक है, अब इलास्टिक जो टिश्यू है, ठीक है, वहाँ पर जो प्रोटीन का जो फॉर्म होगा वो इलास्टिन, वो नाम के अकॉर्डिंग दिया गया है। ठीक है, वो मायोसिन मतलब मसल्स, कहीं ना कहीं वो M फॉर मसल्स और M फॉर मायोसिन। ठीक है, तो ये मसल्स के अंदर ये मौजूद होते हैं। ठीक है, और ट्रोपोकोलेजन, ठीक है, तो जो कोलेजन्स होते हैं हमारी बॉडी में, कोलेजन फाइबर होते हैं ना, ठीक है, अस्थि, उपास्थि, ठीक है, कोलेजन फाइबर, लिगामेंट, ये सारी चीज़ें तो अलग अलग टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं। तो जो कोलेजन्स होते हैं उसमें ट्रोपोकोलेजन होता है। ठीक है, इस तरीके से हमें पढ़ना है। चलिए फटाफट आगे बढ़ेंगे। तो ए इसका राइट आंसर है। आप अपने हिसाब से इसको आंसर कर सकते हैं, बहुत ही ईजी आंसर है, अच्छे क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो इन अ प्रोटीन मोलिक्यूल द डाइसल्फाइड बोन इज नॉट ब्रोकन। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि जो प्रोटीन होता है वो डाइसल्फाइड बोन का बना होता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें भी ध्यान रखना है ताकि वहाँ पर जो क्वेश्चन, अगर इससे भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सोल्व कर सकते हो।
ठीक है। तो जो प्रोटीन जो मोलिक्यूल होते हैं वो आपस में किससे बंधे होते हैं, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से बने होते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि एक प्रोटीन अणु में डाइसल्फाइड बॉन्ड को नहीं तोड़ा जाता है। ठीक है। तो जो प्रोटीन मोलिक्यूल्स है डाइसल्फाइड बॉन्ड इज नॉट ब्रोकन, तो कौन सी स्टेज है वो, रिडक्शंस, ऑक्सीडेशन, डीनेचुराइजेशन या एक्स डिफ्रैक्शन। ठीक है। इस तरीके से सिंथेसिस भी पूछ सकता है। ठीक है। रिडक्शंस भी आ सकता है उसमें, डाइसल्फाइड बॉन्ड को ठीक है नहीं तोड़ सकता है। ठीक है। तो वो नहीं तोड़ेगा मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर तरीके से बना रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो उसका राइट आंसर आने वाला हमारा सी इसका राइट, डीनेचुरेशन मतलब टूटी नहीं रहा। ठीक है। डीनेचुरेशन मतलब वो टूट नहीं रहा है। ठीक है, बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो इसी इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, कि जो प्रोटीन के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है वो नॉट ब्रोकन होता है। ठीक है। उस स्टेज को क्या बोलते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डीनेचुरेशन। ठीक। चलिए, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सभी के लिए इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। चलिए, इसका सीरम LDL हैज़ बीन फाउंड टू बी इंक्रीज्ड इन, इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूजन होते हैं और बहुत सारे बच्चों के मैसेज और कमेंट्स भी आए हैं कि सर हमें किस तरीके से याद करना होता है, क्या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस को किस तरीके से याद करें, हेपेटिक, हेमोलाइटिक, ठीक है, मेल ऑब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, ये सारी ये तो अलग हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव, हेपेटिक, हेमोलाइटिक या पोस्ट हेपेटिक, ठीक है, ये एक स्टेज होती है। तो अपन इसको कैसे समझे, तो ये हम LDL में भी समझ सकते हैं और बिलीरुबिन में भी इसका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंस होता है, रोल्स होता है। ठीक है, ये HDL इसमें भी हमें समझना का आता है और बिलीरुबिन का भी हमें इसमें मिलता है। तो एक कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आप इसको अच्छे से समझ जाओगे। देखो, जहाँ पर बात हो रही है हेपेटिक से पहले की, ठीक है, जो चाहे वो HDL हो, ठीक है, LDL हो या बिलीरुबिन हो, ठीक है, कॉन्जुगेटेड या अनकॉन्जुगेटेड, अब वो अनकॉन्जुगेटेड ही रहेगा। जो देखो लीवर में पहले आ रहा है तो वो अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में होगा, जब लीवर में आएगा तभी तो उसको वो कॉन्जुगेटेड करेगा। उसी प्रकार LDL भी जो पहले होगा वो LDL होगा, ठीक है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होगा, क्या, लीवर में आने से पहले। अब वो लीवर में आ जाएगा तो वो किस में कन्वर्टेड हो जाएगा, वो HDL में। ठीक है, तो LDL हमको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ठीक है, LDL को हम क्या बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल। अब बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो होता है हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज है वहाँ पर ब्लॉकेज बनाता है और एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज कॉज करता है, जिससे हार्ट अटैक होता है। ठीक है, इसलिए उसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो लो डेंसिटी है जिसके कारण ये क्या हो जाता है, हमारी कोरोनरी आर्टरी में चिपक जाता है और वहाँ पर वो ब्लॉकेज बनाता है। उस ब्लॉकेज की डिजीज को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। देखिए, एथेरोस्क्लेरोसिस होने से हार्ट अटैक आते हैं, इसीलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अब HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लॉकेज बनाने की कोशिश करता है LDL, वो उसको क्या करता है, उसको भाई वहाँ से वो छीन लाता है, ब्लॉकेज नहीं बनाने देता है और वापस वो हेपेटिक लीवर में लाके छोड़ देता है। ठीक है, अब वो क्या होता है, वापस लीवर में लाके वो किस में कन्वर्ट कर लेता है, वो HDL में। ठीक है, इसलिए तो वो अच्छा काम कर रहा है ना भाई, हार्ट अटैक नहीं आने दे रहा है, ब्लॉकेज नहीं बनने दे रहा है, इसलिए वो HDL होता है। ठीक है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसीलिए उसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलते उसको, कोई रीज़न होता है हर एक चीज़ का। ठीक है, क्योंकि क्या काम कर रहा है वो, जहाँ पर ब्लॉकेज बनाता है LDL, तो वहाँ से वो उठा के लगता है, चल भाई यहाँ पर रुकना नहीं है। ठीक है, वहाँ से उसको उठा के लाके वो वापस लीवर में छोड़ देता है। ठीक है, अब वो लीवर में लाके छोड़ देता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, HDL में, मतलब वो गुड कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अब यहाँ क्या बोल रहा है कि इंक्रीज, ठीक है, सीरम LDL हैज़ बीन फाउंड टू बी इंक्रीज। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा बच्चों को कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या हो रहा है, वो कौन सी स्टेज होती है। देखो, तो जो लीवर से जो भी एक्टिविटी लीवर के पहले हो रही है वो प्री हेपेटिक में आएगी, लीवर के अंदर हो रही है वो हेपेटिक्स की कंडीशंस में हो जाएगा। ठीक है, और लीवर के जो बाद की होगी, ठीक है, लीवर के बाद में जो फिर वो, ठीक है, बाइल डक्ट की बात आ जाएगी, लीवर से अगर इंटेस्टाइन या ठीक है बाइल डक्ट की बात आ रही है, उन दोनों के बीच में कुछ डिसफंक्शन हो रहा है, तो वो कौन सी कंडीशन होगी, ऑब्स्ट्रक्टिव या पोस्ट हेपेटिक कंडीशंस हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसका जो राइट आंसर चेक करते हैं हम। इसमें क्या पूछा गया, सीरम LDL हैज़ बीन फाउंड टू बी इंक्रीज्ड इन, वो किस कंडीशन में इंक्रीज होगा। ठीक है, LDL तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में की कंडीशन में, हेपेटिक जॉन्डिस की कंडीशन में, हेमोलाइटिक जॉन्डिस की कंडीशन में, या मेल ऑब्जॉर्प्शन सिंड्रोम की कंडीशन में। ठीक है, तो आइए इसका जो आंसर हम चेक करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो
ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस की कंडीशन में, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब उसमें जो लीवर क्या क्या उसमें वो प्रॉपर तरीके से, ठीक है, उसका कन्वर्टेशन, अब जैसे हमारा लीवर वीक हो जाता है, ठीक है, हमारा लीवर वीक हो जाता है तो हमारा जो खाना होता है वो बॉडी को लगता नहीं है, ठीक है। अब वो देखो लिपिड वसा ही हमारे बॉडी को नहीं लगेगी तो हम कैसे मोटे होंगे, ठीक है। तो वो क्या कर देता है, वो क्या करने लगता है, वो HDL सिक्रेट करने लग जाता है, ठीक है। वो लीवर की बस की नहीं हो जाती है, लीवर उसको बाहर कर देता है, ठीक है। इसके अब ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल को, जो फैटी लीवर को बिना पचाए ही वो बाहर कर देता है, तो वो कौन सा कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, बेड कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, और वो कहाँ जाके, वो हमारे कोरोनरी आर्टरी में जाके चिपक जाता है। तो वही सारी चीज़ तो यहाँ पर पूछी गई है। तो वो किस कंडीशन में होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव, मतलब वो पोस्ट हेपेटिक की कंडीशन हो गई है। अब LDL कहाँ से बढ़ेगा भाई, अगर प्रॉपर तरीके से लीवर काम नहीं कर रहा है तभी तो LDL वहाँ से आगे जाएगा, ठीक है। LDL आगे चलेगा, लीवर से होते हुए आगे चलेगा और वो कोरोनरी आर्टरी तक पहुँच गया, तो भाई लीवर से आगे निकल गया ना वो, तो वो किस क्या कहलाएगा, वो पोस्ट हेपेटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव कहलाता है, क्योंकि लीवर से आगे निकल कर वो कोरोनरी में पहुंचा है, ठीक है। लीवर से कोरोनरी में पहुंचा है तो लीवर का अगला भाग है, इसलिए ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इसका राइट आंसर आता है, ठीक है। चलिए, एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं हम लोग, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको बताना है, ठीक है। ये देखो, ये वही वाली चीज़ आ गई कि अ लिपोप्रोटीन एसोसिएटेड विद द हाई इंसिडेंस इन कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, इसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई कि जो लिपोप्रोटीन होता है, लिपिड भी और प्रोटीन भी है इसमें, ठीक है, क्योंकि लिपिड भी और प्रोटीन भी है ना इसमें, इसीलिए तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। LDL का मतलब क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और VLDL का मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। ठीक है, आइसो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या HDL, ठीक है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो अब यहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस कौन कॉज करता है, तो मैंने जस्ट अभी बताया कि जो LDL होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करता है, ठीक है, कोरोनरी में। हार्ट, क्योंकि हार्ट को भी ब्लड सप्लाई की आवश्यकता होती है, तो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई कौन करता है, कोरोनरी आर्टरी करती है, कौन करता है, कोरोनरी आर्टरी करती है, ठीक है। अब ये जो LDL है वो क्या लीवर से होते हुए, ठीक है, अधपचा प्रोटीन बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, अधपचा लिपोप्रोटीन वो लीवर से निकल कर चले जाता है, क्योंकि लीवर उसको प्रॉपर तरीके से पचा नहीं पाता है, ठीक है, इसलिए तो वो लीवर से होकर कोरोनरी तक पहुंच गया वो, तो वहाँ पर क्या करेगा, ग्लूकोज बनाएगा उस डिजीज़ को एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसका भी जो राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। HDL तो गुड कोलेस्ट्रॉल है, VLDL बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो आई होप कि इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो सभी के लिए इम्पोर्टेंस है, ठीक है, कोई भी हो, लेकिन जो बायोकेमिस्ट्री हो सभी के लिए इम्पोर्टेंस है। बायोकेमिस्ट्री हुआ, माइक्रोबायोलॉजी हुआ, तो ये सबको BSc नर्सिंग में भी माइक्रोबायोलॉजी पूछा जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि ये आपको सभी जो एग्ज़ाम्स है, ठीक है, स्टाफ नर्स है, फार्मासिस्ट है, उनमें भी माइक्रोबायोलॉजी स्टेरिलाइजेशन के लिए बहुत सारी टेक्निक यूज़ होती है, ठीक है, और नर्सिंग में तो होती ही होती है बहुत सारी, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी के सारे वीडियो देख डालो। चलिए, इसका आंसर बताएंगे, ऑल द फॉलोइंग आर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन्स, ठीक है, एक्सेप्ट, सारे के सारे सल्फर कंटेनिंग है। ये आप एक टेबल बना लो, ठीक है, कौन सा आपको एल्कलाइन अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये कौन कौन से बेस है, कौन कौन से सल्फर कंटेन है, कौन कौन से नाइट्रोजन कंटेंट है, ये सब एक टेबल बना के पढ़ लो, ठीक है। इसको पढ़ने, इसका एक ही इलाज है कि आप एक टेबल बना के सारे अमाइनो एसिड, जैसे जो मेन इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं हमारी बॉडी में, वो 20, ठीक है, अभी 22 हो गए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट बुकों में 20 अमाइनो एसिड देखने को मिलते हैं, तो उनको अलग अलग कैटेगरी में पढ़ लो, लिख लो, और सभी के एक एक फंक्शन छोटे छोटे अक्षरों में लिख लो, एक ही पेज में आ जाएगी, ठीक है। 1 2 करके से 20 तक लिख लो। 20 अमाइनो एसिड इसेंशियल होते हैं, लेकिन कभी कभी कोई सी बुक में 20 से 22 भी देखने को मिलते हैं, तो सारे अमाइनो एसिड एक साइड लिख लो और उसका एक एक काम लिख लो, क्योंकि आपका 2 नंबर तो पक्के हैं, इतना भी कर लोगे तो प्रोटीन से आपका 1 या 2 नंबर पक्का है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि आप इसको पढ़ने का एक ही तरीका है, वो 20 को एक साथ ऐसा लिख लो, एक टेबल बना लो, तभी आप समझ पाओगे कि सल्फर कंटेनिंग कौन कौन से, और जो अदर बेस वाले हैं नाइट्रोजन से, ठीक है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ये सारी चीज़ आपको डाउट हो वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो समय बहुत कम बचा है, नहीं तो टेबल भी मैं डाल देता, हालांकि जो ग्रुप बनाया उसमें मैं टेबल डाल दूंगा बिल्कुल, जो 20 अमाइनो एसिड है उसका जो PDF में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है।
तो जिन्होंने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया वो ग्रुप को ज्वाइन कर लें, तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिल जाएगी। चलिए इसके हिसाब से आप यहाँ बताएंगे सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन से हैं। सिस्टाइन, ठीक है, ये ए और बी सेम हो गया है, ठीक है। सिस्टेनिक है, एक सिस्टेनिक है और एक सिस्टीन है, ठीक है, और मिथ्योनिन और टायरोनिन, ठीक है, थायरोनिन। तो सभी के सभी जैसे दो, अब यहाँ पर तो हम दो ही बोल सकते हैं कि सिस्टीन और मिथ्योनिन ये क्या है, सल्फर कंटेनिंग है, और जो टायरोनिन है वो ये हमारा ये सल्फर कंटेनिंग नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए देखो वही सारी बातें आ गई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एरोमेटिक अमाइनो सारी चीज़ें अलग अलग पढ़ ले आप। यहाँ पर आपको दो चीज़ें तो सल्फर कंटेनिंग तो मिली गई, तीन चीज़ें, ठीक है, सिस्टीन, ठीक है, साइटोसिन और मिथियोनिन, ये तीन तो हमारे सल्फर कंटेनिंग मिल गए, ठीक है। अब एरोमेटिक अमीनो एसिड भी आपको मिल जाएंगे, एक सुगंधित अमीनो एसिड है, ठीक है। तो कौन कौन से, लाइसिन है, थायरोसिन है, ठीक है, टोरियंस है या आर्जिनिन है, ठीक है। तो इसका आंसर जो रहेगा बी टायरोसिन, इसका ठीक है। जो टायरोसिन्स होते हैं हमारे अमाइनो एसिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, सुगंधित अमीनो एसिड की बात करेंगे वो टायरोसिन, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर है, सुगंधित, खुशबू, ठीक है। जो आप बोलते हैं ना कि जो हमारे जैसे जो गोलियां बनती है, चॉकलेट बनती है, तो उसके अंदर जो जो मिठास आती है, जो स्वाद आती है, वो अलग अलग अमाइनो एसिड उसमें डले हुए हैं, अलग अलग एसिड उसमें कंटेन होते हैं, ठीक है। वो पूरा जैसे आम का स्वाद आता है, तो बहुत सारे इतने सारे कच्चे आम के बिन मौसम में भी आपको कच्चे आम की गोलियां मिल जाती है। तो वो कहाँ से आती है, वो सब केमिकल के ही बनी होती हैं। तो इन्हीं चीज़ का बहुत सारे ऐसे जो अमाइनो एसिड है वो स्वाद देते हैं, कोई मीठा देता है, कोई खट्टा देता है। तो उसी वो क्या है, उसका एनालाइज करके, उसका साइंटिफिक रिसर्च करके आपको ये सारी चीज़ें बनाई जाती है, ठीक है। जैसे टायरोसिन्स एक सुगंधित, एक खुशबू के लिए। तो यहीं से तो अब यही फॉर्मूले हैं, इन्हीं चीज़ों से जो जो जितने भी टेस्ट बनाए जाते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियली टेस्ट, तो वो यहीं से बनते हैं। चलिए तो 20 का राइट आंसर है। लोग बोलते हैं कि आप थोड़ा बोलते ज़्यादा, बोलना पड़ता है भाई साहब, वही आपको काम आते हैं। जितना बोलेंगे वही आपको वहाँ आपके दिमाग में गूंजेगा कि भाई द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा एल्बुमिन, कि सर ने प्लाज्मा एल्बुमिन का क्या कार्य बताया था, ठीक है। आप सब भूल जाते हो, आप बहुत रटते हो, बहुत कोशिश करते हो पढ़ने की, बहुत होशियार बनते हो, लेकिन वो क्या हो जाता है, वो सब धरा की धरा रह जाता है। टीचरों की बातें याद आती है कि सर ने देखो क्या बताया था प्लाज्मा एल्बुमिन की, अगर हम आपको बता दिया वो चीज़ें गूंजती रहेगी और फट से याद आती है। सबसे ज़्यादा तो वहाँ पर समय कम होता है और आपको याद नहीं आती वो चीज़ें जो आप पढ़ते हो, लेकिन जब आप सुनते हो और देखते हो वो चीज़ें बहुत जल्दी, जो आप सुनते हो ना बहुत जल्दी रिवाइज होती है वो चीज़ें, ठीक है। चलिए बताएंगे जो प्लाज्मा एल्बुमिन्स होता है वो क्या काम करता है, ऑस्मोसिस का काम कर सकता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, इम्यूनिटी का काम करता है, या ए एंड बी, ठीक है। प्लाज्मा एल्बुमिन की बात हो रही है। चलिए तो इसकी जो बात करते हैं वो प्लाज्मा एल्बुमिन की बात करते हैं, तो उसका जो है ऑस्मोसिस, और हमने पढ़ा भी था, देखिए इलेक्ट्रो, उसमें हमने एक चीज़ें पढ़ी थी जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, उसमें प्रोटीन का कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करता है, ऐसा क्वेश्चन आया था पिछली बार, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ। इससे एल्बुमिन का जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो, ठीक है, प्रोटीन का जो इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, तो जो आयन्स को, ठीक है, आयन को ट्रांसफर कौन करता है, तो वो एल्बुमिन करता है। तो उसमें था एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, बिलिरुबिन, ये सारी चीज़ें ऑप्शन में थी, इसीलिए मैं इस ऑप्शन को लेके आया हूँ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एल्बुमिन के और भी क्या काम होता है। तो वो ऑस्मोसिस का काम करता है। ऑस्मोसिस का मतलब होता है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करना, मतलब वो आयन को एक स्थान से दूसरे स्थान को वो क्या करता है, गमन करवाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो उसके हिसाब से ऑस्मोसिस, अब ऑस्मोसिस में ही ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इसमें इसका आंसर ए और बी नहीं आया। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि ट्रांसफर भी आ सकता है इसमें, लेकिन एक हमें एक्यूरेटी बताना है ना भाई। जो आयन्स होते हैं वो क्या, वो जो आयन्स होते हैं वो नेगेटिव से वो पॉजिटिव की ओर खुद वो चले आएंगे, इसलिए ट्रांसफर नहीं आ रहा है। ट्रांसफर भी आ सकता था इसका आंसर, लेकिन ट्रांसफर नहीं आएगा क्योंकि वो ऑस्मोसिस में ही वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ना है, इससे क्वेश्चन बना था, इसलिए मैं उसको डाइवर्ट करके क्वेश्चन लेके आया हूँ। पूरा दिन लगता है पेपर बनाने में, ठीक है। और अभी भी जो वॉचिंग टाइम होता है वो सब नॉन सब्सक्राइबर में ही चल रहे हैं, वॉच तो सभी लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता है, ठीक है। मैंने अभी जो रेशियो देखा है वो अभी 70 के 70 ही है। 70% लोग
नॉन सब्सक्राइबर किए हुए ही देख रहे हुए, ठीक है। तो ऐसा ना करें, आप लोग भी सपोर्ट बनाए रखें, तो तभी तो हमें हैप्पीनेस होगी और हमें कुछ फील होगा कि नहीं यार बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आपके सपोर्ट करें तो कम से कम आपका भी तो फर्ज बनता है। तो ऐसा ना करें, सभी के लोग सब्सक्राइब कर ले। कितना टाइम लगता है? एक सेकेंड लगता है सब्सक्राइब करने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर करेंगे। अ वेसोडाइलेशन कंपोनेंट इज अ प्रोड्यूस्ड बाय द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द अमाइनो एसिड, ठीक है। एक वेसोडाइलेशन यौगिक का उत्पादन अमाइनो एसिड के डी कार्बो ऑक्सीडेशन द्वारा किया जाता है। आर्जिनिन, अस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामाइन, ये सारे के सारे अमाइनो एसिड है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अमाइनो एसिड को, पूरे 20 अमाइनो एसिड को अच्छे से याद कर लो, ठीक है। एक और है हिस्टडीन, ठीक है। इसको और मैं छोटा कर लेता हूँ। चलिए कि अ वेसोडाइलेशन कंपाउंड इज द प्रोड्यूस्ड बाय द कार्बो ऑक्सीलेशन ऑफ द अमाइनो एसिड। बच्चे बोलते हैं कि उसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन, इतना टाइम नहीं है, एक्सप्लेन करते तो आपको थोड़ा भाषण टाइप का दिखता है, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा कम टाइम, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज उसी ऊपर बने हुए, उसी बेस पे, क्योंकि एक ही जगह अगर एक्सप्लेन कर देंगे तो बाकी एमसीक्यूज भी तो बने हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाता है इसलिए, ठीक है। तो जिसकी बारी आएगी वहाँ पर हम पूरी तरीके से उसको एक्सप्लेन करते जाते हैं, ठीक है। तो इसमें बताएंगे कि एक वासोडाइलेशन यौगिक का उत्पादन अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेशन द्वारा किया जाता है। तो आर्जिनिन का, अस्पार्टिक एसिड का, या ग्लूटामिन का, या हिस्टाडीन, ठीक है। हिस्टाडीन हमारे स्किन के अंदर होता है, ठीक है। हिस्टाडीन हमारा कहाँ पर पार्टिसिपेट करता है? हिस्टाडीन एक प्रोटीन है, लेकिन ये कहाँ पर पार्टिसिपेट करता है? एलर्जी, ठीक है। हिस्टामिन सेल्स हम ऐसा पढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं देखो, हम कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लो, कहीं ना कहीं हमें कोरिलेट कर ही जाते हैं। अभी मैंने बच्चों को सुक्रोज एक्सप्लेन करके बताया, तो आप बोलते कि सर कि आप कितना कहाँ तक सोच लेते हो। मेरी जो सोच है आप तो वहाँ तक जा ही नहीं सकते हो, ठीक है। आप जो मैं सोचता हूँ, जिस नज़रिए से सोचता हूँ, आप तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते हो। मैं सुक्रोज को फ्रुक्टोज कैसे आया पूरा एक्सप्लेन में हम कर सकते हैं, क्योंकि जो मधुमक्खी है वो क्या फूलों से रस लेके आती है, तो फूलों के अंदर फ्रुक्टोज होता है, इसलिए तो उसका जो सुक्रोज क्या है, सुक्रोज डाइसेक्राइड है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का बना होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा मीठा होता है, शहद। चलिए, तो हम तो जितना आप बोल सकते हैं, आप जस्ट जहाँ से सोच के थक जाओगे वहाँ से तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है डी, हिस्टामिन। वेसोडाइलेशन मतलब वेसल्स को कॉन्ट्रेक्शंस में मदद करता है वो, ठीक है। कौन सा अमाइनो एसिड जो हिस्टामिन होता है वो वेसल्स को, वो क्या होता है, एलर्जी होती है तो वो एक्टिव हो जाता है। अगर कोई वेसल्स टूट फूट जाती है तो वो एक्टिव हो जाता है, तो उसको वेसल्स को डायलिसिस करता है, कॉन्ट्रेक्शन का काम करवाता है। कौन काम करवाता है? हिस्टाडीन, ठीक है। इसलिए इसका डी इसका राइट आंसर है। चलिए, इसका आंसर ही आ गया, कोई बात नहीं। कार्बोनिक अनहाइड्रेट इज एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। कार्बनिक अनहाइड्रेट का एक उदाहरण है लिपोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन या क्रोमोप्रोटीन। तो उसका जो आ रहा उसका हमारा आया है मेटालोप्रोटीन। ये क्या है? अनहाइड्रेट है, टूटता नहीं है ये, ठीक है। लिपोप्रोटीन क्या अलग अलग पार्ट से, लिपिड का पार्ट से और प्रोटीन का पार्ट से, ठीक है। ये फास्फो ग्रुप है और प्रोटीन ग्रुप है। क्रोमेटोप्रोटीन, अब क्रोमो का मतलब होता है कलर, हीमोग्लोबिन खून। जहाँ पर क्रोमो शब्द आता है तो आप तो समझ जाता हो, क्रोमो का मतलब होता है खून, ब्लड, रक्त। तो वो कुछ मॉलिक्यूल्स रक्त के और कुछ मॉलिक्यूल प्रोटीन के, जैसे हीमोग्लोबिन बोल सकते हैं हम इसको। किसको क्या बोल सकते हैं? हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्रोम मतलब तो हीम मतलब होता है ना, क्रोम मतलब कलर, क्रोम, हीमो। तो देखो, सोचने की क्षमता बढ़ाइए, हर एक चीज़ का नज़रिया अपनाइए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर तो मेटालोप्रोटीन है ही है। लिपोप्रोटीन लिपिड और प्रोटीन है, फास्फोरस के कुछ मॉलिक्यूल से और कुछ प्रोटीन है जुड़ा हुआ है, ये सब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, आप बस पढ़ते रहो। एन एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन। इसका राइट आंसर आ गया, देखो कितना इजी तरीके से इसका आंसर आया। एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोप्रोटीन, तो क्या आ जाएगा इसका? हीमोग्लोबिन। क्रोमो का मतलब होता है हीम होता है, और प्रोटीन क्या होता है? ग्लोबुलिन, नेचुरल सेट्रुलिन और न्यूक्लियन या ग्लियाडिन, ठीक है। ग्लियाडिन क्या, ये कहाँ पर प्रोटीन होता है? न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस प्रोटीन, ठीक है।
सेट्रुलिन, सेट्रुलिन कहाँ पर ये एक्टिविटी, ये मसल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और ठीक है, ग्लेडिन, ग्लेडिन क्या है हमारा दिमाग में, ठीक है, गेंगलिया, याद आ रहा है गेंगलियन, तो ये दिमाग का जो प्रोटीन होता है, ठीक है। तो हर एक प्रकार का अलग अलग प्रोटीन है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर प्रोटीन, गेंगलियन, ठीक है, गेंगलिया के अंदर ग्लिंडिन, हीमोग्लोबिन ब्लड प्रोटीन। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, इतना सिंप्लीफाई करके पढ़ो, बहुत मज़ा आता है, ठीक है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चों ने अभी बोल रहा हूँ 70% बच्चे नॉन सब्सक्राइब ग्रुप में वॉच कर रहे हैं हर एक वीडियो। जो अभी मैंने जो एक वीडियो अपलोड किया बायोकेमिस्ट्री में भी, उसका जो परसेंटेज, जो 60% बच्चे नॉन सब्सक्राइबर ही व्यू हो रहा है, और जो बाकी 40% है वो सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो ऐसा ना करें, एक बेल आइकन तो दबाना है, एक प्रेस ही तो करना है आपको, एक उंगली तो दबाना है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। ऑफलाइन हमें ऑनलाइन की ज़रूरत ही नहीं है, हमें ऑफलाइन से बहुत पैसे मिल जाते हैं, लेकिन क्या हो जाता है, हम पैसों के भूखे नहीं है, हमें एक, ठीक है, मदद करना है हमें हर एक एंगल से, कि मैं किस तरह से लोगों की मदद कर पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ताकि कभी ना कभी तो किसी न किसी के बच्चे के दिल में तो आएगा कि नहीं यार, मैं एक फ्री में कोचिंग खुली थी यूट्यूब पर और मेरा सिलेक्शन हो गया, बस यही सुनना है। अगर मैं कहीं मिल जाऊँ तो मुझे एक सुनने को मिल जाएगा कि सर मैंने आपकी कोचिंग ज्वाइन करी थी फ्री में, 1 रुपया भी नहीं लगाया और मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। बस यही मेरे कान तरसते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें, और यही उद्देश्य मेरा। पैसे क्या है, पैसे ज़रूरी नहीं होता है, एक व्यवहार, एक बॉन्डिंग। मेडिकल फील्ड में हर एक चीज़ में से हमें बॉन्डिंग बना के रखनी चाहिए कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं कि वो हमें काम आए, ठीक है, काम आए वो अलग बात होती है, ठीक है, पर व्यवहार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। देखो ये भविष्य में अगर अपनी चैनल अगर हाई कैटेगरी लेवल में जाएगी तो बाकी बच्चे अपनी चैनल की ओर आएंगे, तो उनको फ्री में स्टडी मिलेगी। उद्देश्य यही है कि उनको एक फ्री में नॉलेज मिलेगा और फ्री में उनका सिलेक्शन हो, ठीक है। BMLT DMLT और जितना भी हमारा जो सिलेबस है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए, द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो कौन सा प्रोटीन है हमारा, ठीक है। अब इसमें देखो ये कन्फ्यूजन करने के लिए बोल दिया, हालांकि इसका आंसर तो बहुत इजी है। इन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, तो वो सभी लोग जानते हैं कि प्रोटीन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो अमाइनो एसिड है। कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो ग्लूकोज, ठीक है। प्रोटीन की बात करेंगे अमाइनो एसिड, ठीक है। और फैट की बात करेंगे तो ग्लिसरीन, फैटी एसिड। तो इस तरीके से हमें उसकी छोटी वो फंक्शनल यूनिट तो हमें पता ही है, तो उसका आंसर तो आप ये बाकी चीज़ें तो कन्फ्यूजन करने के लिए दी गई है कि द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इन GIT, ये कन्फ्यूजन करने के लिए कि हम कई डाईपेप्टाइड डाल दें, ट्राईपेप्टाइड डाल दें या पॉलीपेप्टाइड डाल दें, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो अमाइनो एसिड है, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट हमारा अमाइनो एसिड है। हालांकि अलग अलग स्टेज में अलग है, कोई TCA साइकिल्स में अलग उसका निकलता है, ठीक है। यूरिया साइकिल्स में प्रोटीन कुछ अलग मात्रा में निकलता है, तो वो अलग बात हो जाती है जब क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। हालांकि एंड प्रोडक्ट अपने यहाँ के हिसाब से अमाइनो एसिड राइट आंसर आएगा। चलिए, गाबा, गाबा शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, गाबा। अब गाबा बोल दिया तो हमारे डायरेक्ट ये हम दौड़ के चले जाना चाहिए दिमाग में, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट जो एक्टिविटी होती है, दिमाग की जो एक्टिविटी, तो मोस्टली जो पार्टिसिपेट करते हैं वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है हमारा, ठीक है। जैसे इसमें क्या बोला गया, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। गाबा का फुल फॉर्म क्या है, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या पार्टिसिपेट करता है, पोस्ट साइनेप्टिक एग्जिटरी ट्रांसमीटर का काम करता है, या पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिटरी ट्रांसमीटर का काम करता है, या एक्टिवेटर ऑफ ग्लिया सेल फंक्शन, या इनहिबिटरी ऑफ ग्लिया सेल फंक्शन। तो ये देखो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, दिमाग में, ठीक है। दिमाग की बात हो रही है ना यहाँ पर गाबा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा B। तो जो मेन का काम होता है पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिटरी ट्रांसमीटर, ठीक है। तो B इसका राइट आंसर है। पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिटर का काम करता है वो, ठीक है, इनहिबिटर। देखो बाकी चीज़ें तो कन्फ्यूजन करेगी आपको, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है, इनहिबिटर, पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिटर ट्रांसमिटेड, ठीक। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर क्या पूछ लिया, द मेजर एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, एक बड़े लेवल का पूछ रहा है, ऑफ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इन मेन, मनुष्य में प्रोटीन नाइट्रोजन अपचय का प्रमुख अंत उत्पादक कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पर तो अच्छा है कि अमाइनो एसिड दिया नहीं है, तो वो नहीं देता है वो। ठीक है, एग्जामिनर में भी ऐसे इतने कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन नहीं देते हैं कि हमें कन्फ्यूजन हो जाए। ठीक है, अगर नाइट्रोजन शब्द आता है तो इसका जो आंसर आता है हमारा अमाइनो एसिड। ठीक है, क्योंकि एन प्रोडक्ट आ गया और नाइट्रोजन वो हो गया, तो ये अलग होता है। ठीक है, हम टेस्ट भी करते हैं तो नाइट्रोजन प्रोटीन अलग, उसकी रीडिंग ही अलग होती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर उसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है, ग्लाइसिन होगा, यूरिक एसिड होगा, या यूरिया होगा, या अमोनिया होगा। ठीक है, हाँ कन्फ्यूजन के लिए NH3 अमोनिया है हमारा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला हमारा यूरिया। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो नाइट्रोजन की बात, नाइट्रोजन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात आती है तो यूरिया हमारा एंड प्रोडक्ट होता है प्रोटीन का। ठीक है, एक मेजर पार्ट। ठीक है, बड़े लेवल का बोला, मेजर पार्ट की बात हो गई है। ठीक है, और माइनर पार्ट की बात होती है तो इसमें अमोनिया इसका राइट आंसर होता है। तो यहीं पर आंसर, उसका आंसर चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर मेजर की जगह माइनर आ जाता है तो अमोनिया हमारा राइट आंसर होने वाला था। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन तो हमारा एक 100+ का है, लेकिन हम लोग 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे। ठीक है, क्योंकि 100 का 5 गुना हम लोग करेंगे तो 500 से ऊपर क्वेश्चन जाएंगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के ऊपर हम लोग 10 क्वेश्चन देते हैं, 10 से भी ज़्यादा बता देते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताएंगे, अन अमाइनो एसिड नॉट इन्वॉल्व इन द यूरिया साइकिल। ठीक है, अब जो यूरिया साइकिल देखो, यूरिया साइकिल मेजर की बात हो रही है, मतलब अब हमको पता चल गया कि जो यूरिया है वो मेजर है, और उसको भी उससे जो आखिरी जो इंड प्रोडक्ट है वो है हमारा अमाइनो एसिड। ठीक है, अब ऐसा देखो क्वेश्चन में थोड़ा सीख जाओ, अभी तो टाइम बहुत कम है, लेकिन जो हम ब्रॉडली जो पर्सनली एक एक सब्जेक्ट के लेक्चर लेंगे, एक टॉपिक के, तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो इसमें सिंपल सा बताया गया कि अमाइनो एसिड जो यूरिया साइकिल में चक्र में शामिल नहीं है। तो कौन सा है, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ऑर्निथिन या सिट्रुलिन। तो भाई साहब जो आर्जिनिन और ऑर्निथिन और सिट्रुलिन, ये तो इसके 3 तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, आर्जिनिन, ऑर्निथिन और सिट्रुलिन, ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या अमाइनो एसिड है यूरिया साइकिल्स के। ठीक है, तो जो हिस्टिडीन हमने क्या पढ़ा था, ये हमारे स्किन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो ये वहाँ पर वो यूरिया साइकिल में इसका पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इसका बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अबनॉर्मल चेन ऑफ अमाइनो एसिड इन सिकल सेल्स एनीमिया, बड़ी मजेदार बात हो गई है। ठीक है, कि सिकल सेल्स एनीमिया में अमाइनो एसिड की असामान्यता श्रृंखला है, अल्फा चेन, बीटा चेन, डेल्टा चेन या गामा चेन। अभी ये तो कमेंट्स में बताना है सभी को। ठीक है, कि किस तरीके से, देखो कमेंट्स करने का हमें कोई कमेंट्स का लालच नहीं है। ठीक है, कोई इसका लालच नहीं है, ये तो सिर्फ आपकी एक सहूलियत के लिए कि आप यहाँ पर क्या आंसर करते हो और वहाँ पर जाके क्या आंसर करोगे। यहाँ पर आप सही करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और यहाँ पर आप गलत करते हो तो वहाँ पर जाके आपको गलत नहीं करने के चांसेस है, नहीं तो वहाँ पर भी आप गलती करोगे। इसीलिए एक कमेंट्स 3 सेकेंड लगते हैं। चलिए ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होता है हमारा, हमने अधिकतर बोला जो जैसे जो एनीमिया की बात करती है, सिकल सेल एनीमिया, तो बीटा थैलेमिया, ठीक है, बीटा थैलेसीमिया ऐसी बात होती है। तो यहाँ पर भी जो चेन होती है वो बीटा चेन ही क्या होती है, वो एबनॉर्मल कंडीशन दोहराती है कि बीटा चेन की एबनॉर्मल के कारण होता ही सिकल सेल्स एनीमिया होता है। ठीक है, तो अमीनो एसिड की बीटा चेन, ठीक, तो इसका बी इसका राइट आंसर होने वाला है। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं तरीके से घुमा फिरा के पूछ ही लेता है। ये हीमेटोलॉजी में भी इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ पर भी बन रहा है। देखो, नंबर ऑफ चेन इन ग्लोबुलिन पार्ट ऑफ नॉर्मल एचबी, नॉर्मल एचबी के अंदर ग्लोबुलिन की कितनी चेन्स होती है। ठीक है,
तो सब के सब गलत करके आए थे। एक क्वेश्चन में हीमेटोलॉजी में बनाया था कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो 4 चेन्स होती है, तो ईच मॉलिक्यूल्स में कितने आयरन्स होते हैं, तो सभी ने धड़ाधड़ 4 4 4 4 ईच मॉलिक्यूल बोला है भाई साहब, थोड़ा ध्यान दो। तो ईच मॉलिक्यूल में तो एक एक आयरन होगा ना, एक एक हीम पार्ट होगा, हीम बोलो या आयरन बोलो एक ही चीज़ है, तो सब ने 4 4 4 4 4 4 धड़ाधड़ लगा दिया। तो उसके हिसाब से तुमने तो इसका आंसर ही बोल दिया, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन के जो ग्लोबुलिन पार्ट होते हैं वो 4 होते हैं। नॉर्मल हीमोग्लोबिन के जो ग्लोबिन पार्ट होते हैं 4, आपने देखा है होगा डायग्राम। अगर अच्छे से समझना होगा तो आप हीमेटोलॉजी का लेक्चर देख सकते हो हीमोग्लोबिन का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 4, इसका राइट आंसर आएगा। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए इसके बारे में बताएंगे, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व ब्रेकडाउन। प्रोटीन की विकृति में टूटना शामिल है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर्स, क्वाड्रेटरी स्ट्रक्चर्स या ऑल ऑफ द अबव, कौन कौन सा टूट सकता है? ये दिमाग वाला है, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ के भी नहीं जाओगे तो भी इसको राइट आंसर कर सकते हो। कैसे? ये दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर आप अच्छे से दिमाग लगाओगे तो इसका आंसर आप 100% सही कर लोगे, 101% सही कर लोगे। देखो बस सोचने वाली बात है इसमें। इसमें क्या सोचना पड़ेगा भाई साहब? इसमें क्या बोला गया? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व ब्रेकडाउन, नीचे दिए गए हैं वो, ये कौन से टूट सकते हैं? तो सभी के सभी टूट सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर से, तो सेकेंडरी टूटेगा तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में टूट सकता है। टर्सरी मतलब 3 है, तो ये भी टूटेगा तो ये एक बन जाएगा और एक 2 सेकेंडरी में टूट जाएगा, तो ये भी टूट सकता है। क्वार्टरी मतलब 4, ये भी 4 अलग अलग खंडों में टूट सकता है। ठीक है, सेकेंडरी वो 2 भागों में टूट सकता है, टर्सरी वो 3 भागों में टूट सकता है, और क्वाड्रेट है वो 4 भागों में टूट सकता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन यही तो पूछा था इसमें कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व ब्रेकडाउन, तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अरे बड़े मज़ेदार क्वेश्चन लेके आते हैं हम, बस फिर भी बच्चे क्यों एक सब्सक्राइब दबाने में बहुत हिचकाते हैं। 70% सिर्फ देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे भाई। हम तो देखो बिना किसी मतलब के आपके हेल्प में लगे हैं, तो आपका तो भला हो रहा है, तो चैनल का भी भला कर दे, ताकि एक लेवल बढ़ेगा तो और भी बच्चे जुड़ेंगे कि नहीं यार एक अच्छे लेवल है, इसमें बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो क्यों ना हमारा भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम भी इसी चैनल के माध्यम से सिलेक्शन लें। ठीक है, चलिए ये एक क्वेश्चन और इसी तरीके से पूछ सकते हैं, क्योंकि पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि इसमें क्या, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ वन एक्सेप्ट, सारे के सारे टूट सकते हैं, एक नहीं टूट सकता है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या भाषण दिया, सभी को भाषण लगता है, तो हम भाषण के तौर पर ही बताते हैं कि इसका जो आंसर होगा, देखो सेकेंडरी भी 2 भागों में टूट सकता है, टर्शरी भी 3 भागों में टूट सकता है, क्वाड्रेटिक भी 4 भागों में टूट सकता है, लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो कैसे टूटेगा, वो तो खुद ही एक ही है बेचारा, तो और ब्रेकडाउन इसका कैसे होगा, तो डी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ सोचने वाले क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल कम से कम 30% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सोचने वाले ही होते हैं, 30% क्वेश्चन। ठीक है, 75 में से बात कर रहा हूँ, रीजनिंग तो अलग हो जाती है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हम हिंट देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, पागलों की तरह मेहनत करते हैं। ठीक है, तो आपको एक सब्सक्राइब क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, एक सब्सक्राइब भी तो एक उंगली तो दबाना है, जो ब्लैक आप पूरा ब्लैक दिख रहा होगा आपका, तो उसको वाइट ही तो करना है, सफ़ेद कर देना है। ठीक है, तो ब्लैक को वाइट कर देना है, इतना ही तो आपको करना है, बाकी हम तो आपके लिए कर ही रहे। चलिए इसका आंसर देखेंगे, इन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन द बॉन्ड विच इज नॉट ब्रोकन, वही बातें आ गई, लेकिन ये बॉन्ड की बात। अब हमने पढ़ा था कि प्रोटीन के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड भी होता है, बहुत सारे ऐसे बॉन्ड होते हैं। ठीक है, सारे बॉन्ड बने होते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर्स के ऊपर। ठीक है भाई, जैसे दो हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखा है, उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड, तो ऐसे हर एक स्ट्रक्चर्स के ऊपर है। लेकिन इसमें क्या पूछ लिया कि इन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन द बॉन्ड विच इज नॉट ब्रोकन। ठीक है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो ठीक है वो टूटेगा नहीं बोल रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसका जो राइट आंसर अपन चेक करते हैं, इसका बी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड,
ठीक है, बी राइट, बी इसका राइट आंसर है। पेप्टाइड बॉन्ड वो नॉट ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। बाकी आयोनिक तो ये भी अलग अलग आयनिक बॉन्ड में टूट सकता है, हाइड्रोजन भी टूट सकता है, ठीक है, लेकिन जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा। चलिए, अन एग्जाम्पल ऑफ सेचुरेटेड फैटी एसिड, तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक संतृप्त फैटी एसिड का उदाहरण है, ठीक है, पाल्मिटिक एसिड, ऑयलिक एसिड, इनऑयलिक एसिड या यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये तो सभी बहुत सबसे इजी क्वेश्चन यही है। सभी लोग जानते हैं कि जो सेचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ए, ठीक है, पाल्मिटिक एसिड हमारा सेचुरिक एसिड है। बाकी ऑयलिक, इनऑयलिक, ठीक है, ऑयलिक, इनऑयलिक, ठीक है, लिनोइक, ये सब अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। ये बाकी अनसेचुरेटेड है, एक ही जो पाल्मिटिक एसिड है वो सेचुरेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लो, लिख लो। चलिए, इसका आंसर सभी करेंगे। इफ द फैटी एसिड इज अ स्टेरिफाइड विद एल्कोहल ऑफ हाई मोलिकुलर वेट, ठीक है, इंटिएट ऑफ ग्लिसरॉल, द रिजल्टिंग कंपाउंड, यदि फैटी एसिड ग्लिसरॉल के बजाय उच्च आणविक भार की शराब के साथ एस्टेरॉइड है तो परिणामी यौगिक क्या होगा? लाइपोसिटोल होगा, ठीक है, या प्लाज्मिनोजन होगा, वैक्स होगा या सेफालिन होगा। तो इसका तो आंसर दिख ही गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी, वैक्स होगा वो, ठीक है। वैक्स क्यों हो गया? फैटी एसिड है, एस्टर्स है, अल्कोहल है, ठीक है, और ग्लिसरॉल बोल दिया। ग्लिसरॉल क्या है? एक वैक्स है, तो जब इन चीज़ों को मिलाएंगे तो क्या कौन सा फॉर्म करेगा, कौन सा कंपाउंड आखिर में जो रिजल्ट क्या आएगा? वैक्स बना लेगा। बट लिपोसिटोल कैसे बनाएगा? प्लाज्मिनोजन कैसे बनाएगा? ठीक है, तो वो एक वैक्स थोड़ा मेल्ट टाइप का बना लेगा, ठीक है, एक सॉलिड प्रोटीन, लिपोप्रोटीन बना लेगा, लिपिड बना लेगा। चलिए, इसका आंसर करेंगे द फैटी एसिड प्रेजेंट इन सेरेब्रोसिडिस, ठीक है। तो जैसे कि मैं और बताना चाहूँगा, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग फॉर्म्स हैं, तो हमारी बॉडी में भी अलग अलग फॉर्म के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटीन भी अलग अलग फॉर्म में होते हैं, तो फैट भी हमारी बॉडी में अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो और सही पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सा प्रोटीन होगा, सॉरी लिपिड, फैटी एसिड बोला है तो वहाँ पर कौन सा लिपिड होगा? ठीक है, लिग्नोसेरिक एसिड होगा, ठीक है, वेरिक एसिड होगा, या कैप्रिलिक एसिड होगा, या बियनिक एसिड होगा। तो नाम के अकॉर्डिंग सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, सेरिब्रा कहाँ होता है? वर्टिब्रा में, थोरेक्स वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, ठीक है, क्रेनियल, ठीक है, ऐसा हम पढ़ते हैं ना, तो वर्टिब्रा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ठीक है, लिग्नोसेरिक एसिड। फैटी एसिड जो सेरिब्रोसिडिस में प्रेजेंट होता है वो लिग्नोसेरिक एसिड के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। चलिए, अब ये बताना है द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑफ ऑर्किडोनिक एसिड, ऑर्किडोनिक एसिड के डबल बॉन्ड की संख्या क्या होगी? 1 2 4 6। फटाफट आंसर करेंगे, ये तो सभी लोग जानते हैं क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन है, मेरे मुंह से निकलने ही वाला था, मैं अभी जस्ट बोल ही देता, ठीक है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है फटाफट देखेंगे। तो इसका जो 4, ठीक है, जो ठीक है, एरोसिडोनिक एसिड का जो डबल बॉन्ड होता है वो 4 का होता है। चलिए, ये बड़ा मज़ेदार है। इन ह्यूमन अ डाइटरी इसेंशियल फैटी एसिड, मनुष्य में एक आहार आवश्यक फैटी एसिड कौन सा होता है? पाल्मिटिक एसिड होगा, स्टेरिक एसिड होगा, ओलिक एसिड होगा, या लिनोलेइक एसिड? बड़े मज़ेदार क्वेश्चन से, जो बीएससी नर्सिंग के जो न्यूट्रिशन से, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये हमारे
लैब टेक्नीशियन, इनमें भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़े कॉम्बाइंड टाइप के क्वेश्चन उठाया हूँ। ये बीएससी नर्सिंग का जो उनको पढ़ाया जाता है न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री के साथ एक सब्जेक्ट होता है न्यूट्रिशन, तो वहाँ से उठाया हुआ शब्द है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा डी, लिनोलेइक एसिड, जो डाइट के रूप में यूज़ करते हैं हमें मोटा करने का, ठीक है। तो लिनोलेइक एसिड हमें बॉडी बिल्डर बनाते हैं, ठीक है। तो जो बॉडी बिल्डर जो एक्स्ट्रा जो पाउडर्स होती है वो लिनोलेइक एसिड का ज़्यादा उसमें ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसलिए वो जल्दी वो मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो जो पतले लोग हैं, मेरे जैसे पतले लोग हैं, उनको लिनोलेइक लेने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है ये, ठीक है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गैंग्लियोसिडेस, अब सभी लोग इसमें का इसका आंसर अभी तक तो लगा ही दिए होंगे, ठीक है। फट से टिक कर दिए होंगे, फट से कमेंट्स कर दिए होंगे। गैंग्लियो बोल दिया मतलब इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अब गैंग्लियन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? गैंग्लियंस, ये किसके पार्ट से? ब्रेन के। तो बाकी और क्या डिस्कस करें, ठीक है। तो गैंग्लियन सिटीज आर कॉम्प्लेक्स ग्लाइको स्पिंगोलिपिड फाउंड। अब स्पिंगो भी बोल दिया, देखो ग्लाइको तो बोला लेकिन इसमें स्पिंगो भी वर्ड डाल दिया, ठीक है। स्पिंगोनिल सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ब्रेन में। तो दोनों चीज़ें दिखाई, गैंग्लियो भी हो गया तो ब्रेन में चले गया, स्पिंगो चले गया तो भी ब्रेन में चले गया। तो अब जो हमारा जो राइट आंसर है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में तो देखो कुछ सोचने वाले क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। 100% मैंने क्या बोला, 30% ऐसे रीजनिंग वाले ही रहते हैं, भले कि सिलेबस से नहीं रहते लेकिन वहीं से तो बने हुए हैं। चलिए इसका आंसर बताएंगे। डिटीरियोरेशन ऑफ फूड या रेंसिडिटी अपन बोल सकते हैं। रेंसिडिटी ऑफ फूड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, भोजन की गिरावट रेंसिडिटी की उपस्थिति के कारण होती है। कोलेस्ट्रॉल, विटामिन ई, पर ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड या फिनोलिक कंपाउंड। ये ऐसा क्वेश्चन है, ये समझने वाला क्वेश्चन है। जो भोजन की जो दुर्गंध आती है, ठीक है, वो किसके कारण, कौन से लिपिड के कारण, वो सॉरी अब मैंने बता ही दिया है, अब मैंने उसका आंसर ही बता दिया, ठीक है। मतलब जो हमारा खाना एक सड़ा हुआ बदबू देता है, तो वो उसके अंदर क्या हो जाता है भाई, कार्बोहाइड्रेट ऊपर नीचे हो जाएगा तो उसमें बदबू नहीं आती है, वो लिपिड के कारण ही होती है। जैसे कि हम लोग चिप्स लेते हैं, चिप्स में हम क्या बोलते हैं, उसमें हमारे मुंह से एक ही चीज़ निकलती है कि इसका जो तेल उतर गया है। एक हम हमारी इसी रफ लैंग्वेज में बोलते हैं कि इसका तेल तो उतर गया इसलिए इसका टेस्ट नहीं आ रहा है। तो तेल मतलब क्या होता है? लिपिड, ठीक है। तो उसके हिसाब से इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप तो देख ही लिए हो, तो उसका सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। पर ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड, मेरे मुंह से इसलिए पहले ही निकल गया था। फूड रेसिडिटी मतलब जो खाने से जो क्या होता है, बदबू आती है, हमारा खाना सड़ जाता है। तो उसमें ऐसा खाना सड़ता क्यों है? तो उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, पर ऑक्सीडेशन हो जाता है लिपिड का, इसलिए वो खाना थोड़ा हमें बदबूदार, ठीक है, हो जाते हैं वो। चलिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, इससे जुड़ा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। ऑलमोस्ट बच्चों का एक ही कॉल आते तो एक ही बात होती है कि हमने तो सब कुछ पढ़ लिया यार, अब क्या पढ़ना चाहिए। अब जो पढ़ा है उसको ट्रिकी तरीके से पढ़ो भाई। आपने सीधा सीधा पढ़ लिया मोनोसेक्राइड में क्या क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज होता है और माल्टोज होता है, ठीक है, सॉरी गैलेक्टोज होता है। तो उसके आप ऐसे तो पढ़ लिए, लेकिन वो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सभी के सभी मोनोसेक्राइड है एक्सेप्ट या ऑल ऑफ द अबव, एक ही उसमें डाल देगा, एक्सेप्ट करके भी पूछ सकते हो। तो इस तरीके से आप थोड़ा ट्रिकी करके देखो, ट्रिकी तरीके से घुमा फिरा के आप पढ़ो, तो जाके आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि वहाँ जाके आप कंफ्यूजन हो गए, आपने जैसे जैसे उसमें क्या पढ़ के गया, मोनोसेक्राइड पढ़ के गया। तो मोनोसेक्राइड में हम लोग भाई ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, ये 3 चीज़ें तो हमने पढ़ के गई, और वहाँ जाके पूछ लिया कि सारे के सारे मोनोसेक्राइड है एक्सेप्ट, और वो एक्सेप्ट हमको निकालते ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से निकालना है, हमें सीखना है। तो यही एक सिलेक्शन की एक सीढ़ी है, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताएंगे, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब मैं कोलेस्ट्रॉल का जो रेंज इसलिए नहीं डाला क्योंकि रेंज पूछ चुका है, हालांकि इसका स्ट्रक्चर्स भी पूछ चुका है, ठीक है।
स्ट्रक्चर्स पूछा था, कोलेस्ट्रॉल का पिछली बार स्ट्रक्चर्स पूछा था, हो सकता है इस बार फॉर्मूला पूछ ले। ठीक है, मैं एक रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, पेपर में सारी चीज़ों को देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ और फिर क्वेश्चन बनाता हूँ, इसलिए एक एक दिन पूरा लग जाता है एक क्वेश्चन बनाने में, 50 क्वेश्चन बनाने में पूरा पूरा दिन लग जाता है। ठीक है, तो ड्यूटी भी जाना होता है, ऑफलाइन क्लासेस भी देखनी होती है। आज तो इसलिए 2 वीडियो अपलोड हो पा रहे क्योंकि आज बच्चे की छुट्टी है, आज मैंने थोड़ा रेस्ट के लिया, लेकिन फिर बच्चों के कॉल्स आने लगे कि सर ऑनलाइन लेक्चर डालो, ऑनलाइन लेक्चर डालो। ठीक है, तो ऑनलाइन लेक्चर डलते तो है लेकिन वो व्यूज़ भी होते हैं, तो वो नॉन सब्सक्राइबर में ही व्यूज़ होते हैं। अब देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो ये गलत बात है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट, देखो बिना किसी फ़ायदा का हम ये सारी चीज़ें एक मदद के तौर पे हम करते हैं, तो आपको भी तो सपोर्ट बनाए रखना चाहिए। तो चलिए इसका फॉर्मूला बताओ। नॉर्मल रेंज तो आपको सभी को पता है, ये तो मुँह ज़बानी याद होना चाहिए, 150 से 250 हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हालांकि अलग अलग बुकों में लेस 200, ठीक है, 200 से कम ऐसा बोल देते हैं, लेकिन जो उसका जो रेट है 145 से भी दे देता है, 150 से भी, लेकिन हम एक नॉर्मल की भाषा में बोलते हैं 150 से 250। ठीक है, तो वो उसका नॉर्मल रेंज हो। तो यहाँ पर फॉर्मूला पूछा गया है, और जो प्रीवियस पेपर में पूछा गया था वो स्ट्रक्चर्स पूछा था। ठीक है, तो भाई तीनों में से एक चीज़ तो आएगी, इस बार भी आने के चांसेस होंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा C27H45OH। क्या याद करना, C27H45OH, हाइड्रोक्साइल ग्रुप OH। चलिए, मतलब इसमें कार्बन की संख्या 27 होगी, हाइड्रोजन 45 होंगे। ठीक है, और उसमें OH ग्रुप होगा। चलिए, इसमें सभी के बताएंगे। कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग अ गौचर डिजीज इज, गौचर डिजीज की बीमारी में विशेषता खोजे। नाइट ब्लाइंडनेस, रीनल फेलियर, हेपेटोस्प्लिनोमेगाली या डीफनेस। फटाफट इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। भाई थोड़ा आपका भी तो दिमाग बढ़े, बस आपको क्या सिर्फ MCQ आंसर, क्वेश्चन आंसर करके निकल जाओगे, तो वहाँ पर भी एक क्वेश्चन आंसर में ही निकल जाओगे। इसलिए यहाँ जितनी भी सुधारना है वो सुधार लो, भाषण सुन लो, ये शायद भाषण ही काम आ जाए आपके। ठीक है, तो चलिए इसका जो राइट आंसर है C, हेपेटोस्प्लिनोमेगाली। जो डिजीज़ है, जो कोचर डिजीज़ है, वो क्या किस में दिखने को मिलती है, हेपेटोस्प्लिनोमेगाली। ठीक है, देखो ये भी बहुत सारी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें। कैरेक्टर्स ऑफ फीचर्स ऑफ क्वाशियोकोर डिजीज़। ठीक है, तो फैटी लीवर, इमेसिएशन, लो इंसुलिन लेवल या अक्यूरेंस इन लेस देन 1 ईयर इन्फेंट। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। फिर हम आंसर बताने, मेरे मुंह से तो निकलने वाला था। देखो जैसे ऑप्शन आता है और जैसे मैं देखता हूँ तो ऐसे ही आंसर आ जाता है दिमाग में, तो आपका भी इसी तरीके से वहाँ एग्ज़ाम में आना चाहिए। जैसा हम क्वेश्चन को देखते से उसका आंसर आ जाता है, ऐसे ही आपको जब डिस्प्ले के वहाँ सामने बैठोगे तो जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है उसका आंसर आपको आ जाना चाहिए। तो वो कब आएगा, यहाँ पर प्रैक्टिस करो तो आएगा। भाई आप यहाँ पर जो हम अभ्यास करवा रहे हैं, अभ्यास का मतलब ही क्या होता है, बार बार अभ्यास। हम लोग इसीलिए तो एक ही चीज़ को लेके बैठे रहते कि भाई अभ्यास करो, रिवाइजन करो। अभ्यास तो प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है, ध्यान रहे। तो इसलिए मैं तो जैसा आंसर देखता हूँ, सॉरी क्वेश्चन देखता हूँ, वैसा ही आंसर आ जाता है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है फैटी लीवर। फैटी लीवर के कारण ही क्वास्को डिजीज होती है, उसकी विशिष्टता है फैटी लीवर की। चलिए, इसमें क्या दे दिया, इसमें सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज एंड हाइपरटेंशन इज एसोसिएटेड विथ। ठीक है, किसी को सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज है हाइपरटेंशन से, वो क्या, ठीक है, वो किससे जुड़ा हुआ है, हाई कैल्शियम इनटेक, ज़्यादा कैल्शियम खाने से, ठीक है, ज़्यादा नमक खाने से, या लो कैल्शियम खाने से, या लो नमक खाने से। तो इसका जो राइट आंसर है ज़्यादा नमक खाने से। ठीक है, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज होगी और हाइपरटेंशन होगी।
ज़्यादा नमक खाने से, ठीक है। मतलब ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा आपका बढ़ जाएगा ज़्यादा खाने से, और कम खाने से कम हो जाता है, इसलिए बराबर में खाना चाहिए, ठीक है। जो नमक का सेवन है वो उचित तरीके से खाना चाहिए, नहीं तो अगर अगर नमक का लेवल जो कम हो गया तो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कम हो जाएगा, जिसके कारण आपको बीपी लो हो जाएगा। और ज़्यादा नमक खाओगे तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, जिसके कारण हाइपरटेंशन होगी। लो बीपी हाइपरटेंशन, सॉरी हाइपोटेंशन लो बीपी, हाइपरटेंशन हाई बीपी, ठीक है। चलिए अब इसमें पूछा गया द नॉर्मल रेंज ऑफ टोटल सीरम बिलीरुबिन। अभी ये भी बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो आपको सभी को पता है कि बिलीरुबिन की नॉर्मल रेंज याद कर ही लेना है फटाफट, पहली फुर्सत में सभी को 0.2 to 1.2 mg पर 100 ml या पर ml, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो सभी को पता ही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 0.22। जैसे अगर 1.5 से अगर ज़्यादा जाता है या 1 पॉइंट से ज़्यादा आता है मतलब हमें जॉन्डिस है, ठीक है। बिलीरुबिन अगर 1.5 से ज़्यादा, ठीक है, 1.5 तक भी हम मान सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा जाता है तो बिलीरुबिन की कंडीशन कहलाती है। चलिए अ मिक्सचर ऑफ कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन इज फाउंड इन सर्कुलेशन, ठीक है। अब मैंने बताया था कि कॉन्जुगेटेड कब होगा, ठीक है, और अनकॉन्जुगेटेड हमारा प्री हेपेटिक की कंडीशन में आएगा, मतलब अभी वो लीवर में गया ही नहीं है, वो अनकंजुगेटेड है, ठीक है। अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन मतलब वो लीवर के अंदर गया ही नहीं है, अभी पहले ही है वो अनकंजुगेटेड फॉर्म में, अब लीवर उसको कॉन्जुगेटेड करता है। तो इसमें क्या मिक्स बोला है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी के अंदर कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड कंडीशन दोनों में वो चल रहा है, ठीक है, दोनों चीज़ें सर्कुलेशन हो रहा है, तो वो किस कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है। अनकॉन्जुगेटेड आता है तो हमारा, ठीक है, अगर सिर्फ अनकॉन्जुगेटेड आता तो हमारा प्री हेपेटिक आता, ठीक है। कॉन्जुगेटेड तो हम हेपेटिक बोल सकते थे, ठीक है। अब यहाँ दोनों चीज़ें हैं, तो इसका जो राइट आंसर हम चेक करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा हेपेटिक, ठीक है। अनकॉन्जुगेटेड उसका पहले, और मैंने बताया था कॉन्जुगेटेड मतलब हेपेटिक आ जाएगा। तो अनकॉन्जुगेटेड मतलब प्री हेपेटिक की बात हो रही है, लेकिन प्री हेपेटिक यहाँ पर हमारे इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है भाई। प्री हेपेटिक कहाँ आता है, अनकॉन्जुगेटेड मतलब वो हेपेटिक से पहले ही अभी जो बना ही नहीं बिलीरुबिन, और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन मतलब वो डायरेक्ट आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है। अब आरबीसी के ब्रेकडाउन से ही हमारा बिलीरुबिन बनता है, वो भी अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में, ठीक है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है हमारा बी, और जैसे ऊपर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया उसका पूरी सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें क्या नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्लाज्मा टोटल प्रोटीन, तो आपको तो पता ही है ये भी, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इतने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, टफ फिर इजी आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें किसी को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो हम उसको पूरा बता देते हैं कि इसका रियलिटी क्या है। हेमोलाइटिक जॉइंडिस, हेमोलाइटिक जॉइंडिस का मतलब होता है हमारे आरबीसी बहुत ज़्यादा मात्रा में टूट रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, वो हेमोलाइटिक। हेपेटिक मतलब उसमें क्या आ जाएगा, जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन अगर बड़ा हुआ आ रहा है तो हेपेटिक। ऑब्स्ट्रक्टिव या पोस्ट एक ही बात है, ऑब्स्ट्रक्टिव की बात करो या पोस्ट वो एक ही चीज़ होती है। वो क्या लीवर से हमारे इंटेस्टाइन तक का सफ़र, वो ऑब्स्ट्रक्टिव में आता है, लीवर से इंटेस्टाइन तक का सफ़र, ठीक है। और आरबीसी के से लेकर लीवर का सफ़र प्री हेपेटिक में आता है, ठीक है। और जब कॉन्जुगेटेड की बारी आती है वो हेपेटिक, लीवर के अंदर जो चलती रहती है साइकिल उसको हेपेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा ना करें, बहुत सारे बच्चे बिना, ठीक है, सब्सक्राइब कहीं व्यू कर रहे हैं, तो वो जो व्यू पॉइंट है 70 है उसको कम किया जाए, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब का जो पॉइंट है अभी भी 30 पे अटका हुआ है। तो सभी लोग, हम एक से बढ़कर एक वीडियो लेके आने वाले हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।